इसको, ठीक है। तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के साक्षात्कार के लिए जितनी चीज़ें डिमांड में हैं, जो आपको चाहिए और जो हम लोग करने वाले हैं, उसका पहले हमारे पास एक विधिवत ब्लूप्रिंट होना चाहिए। वो यही है, ठीक है। ए टू जेड क्लास प्रोग्राम भेजा था हमने ग्रुपों में, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, साक्षात्कार किसी खास परीक्षा के लिए होता है, ठीक। इंटरव्यू किसी खास परीक्षा के लिए होता है, इसीलिए हर साक्षात्कार के या हर परीक्षा के साक्षात्कार का नेचर जो होता है वो अलग होता है। क्लियर। हम किसी परीक्षा के साक्षात्कार को या केवल साक्षात्कार को जनरलाइज नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक होता है। आपका अपना अलग होगा, इनका अलग होगा, उस परीक्षा का अलग होगा, इस परीक्षा का अलग होगा, ठीक। हर परीक्षा की जो डिमांड होती है वो अलग होती है। जैसे मान लीजिए पीएससी की ही परीक्षा है, और पीएससी की परीक्षा में ही हम लोग देखें तो पीएससी की परीक्षा की जो डिमांड है वो सिविल सेवा वालों की अलग है कि नहीं? सिविल सेवा वालों की अलग है, और सहायक प्राध्यापक की अलग है, वन सेवा की अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक। तो सभी परीक्षाएं, चाहे सिविल सेवा की हो, चाहे वो सिविल सेवा की हो, चाहे सहायक प्राध्यापक की हो, चाहे सहायक संचालक, बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं ना एमपीपीएससी के द्वारा, सबकी अलग अलग डिमांड होगी। लेकिन ये किसकी है? ये किसकी है? ये सहायक प्राध्यापक की है। तो देखो, सहायक प्राध्यापक की अपन बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, कुछ चीजें अलग हैं दूसरी परीक्षाओं से। तो हमारे कोर्स प्लान में उन सबको हमने शामिल करते हुए जब कोर्स बनाया, तो एक तो सबसे बड़ी डिमांड ये थी, क्या? साक्षात्कार के फॉर्म कैसे भरें। ये एक बड़ा, मतलब मैंने बाद में, मुझे तो पहले पता था कि सब लोग भर लेते हैं साक्षात्कार फॉर्म अपने से, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये फॉर्म भी इतना कठिन है कि लोग भर ही नहीं पा रहे हैं। इसमें भी समस्या है, और इतने सवाल कम से कम नहीं तो हमने पेज फर्स्ट वालों के साथ 700-800 सवाल देखे इस पे। हर व्यक्ति कहीं गोल सील पे परेशान है कि गोल सील क्या होती है, कहीं सिग्नेचर कब करना है, कहीं आवेदन पत्र का कौन सा पहले भरना है, फिर फोटो कॉपी कराना है, फिर पेज क्रमांक कैसे डालने हैं, बहुत सारे सवाल थे, है ना। इंदौर का पिन क्रमांक क्या है ना, प्रेषक कहाँ लिखना है, प्रेषित कहाँ लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, मतलब इतने सारे सवाल है, इतने सारे सवाल थे। हमें लगा कि ये काम हमें करवा देना चाहिए, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने एक वीडियो बनाया, एप्लीकेशन पे भी है, यूट्यूब पर भी है। तो मुझे लगता नहीं था कि इस पे क्लास कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग के इतने सवाल थे तो एक तो हमने इसको ये शामिल किया, ठीक है। शुरुआत यही से होती है ना, कौन कौन से दस्तावेज भेजना है, साक्षात्कार के फॉर्म कैसे भरना है ना। इसके बाद इसके बाद दूसरा क्या है, हमने कोर्स प्लान में शामिल किया साक्षात्कार के सैद्धांतिक आयाम, थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ इंटरव्यू, जिसका मतलब होता है कि वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का जो डायमेंशन है वो क्या है, उसकी थ्योरी क्या होती है, जो अपन कर रहे हैं 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके। वो साक्षात्कार के व्यवहारिक आयाम, व्यवहारिक का मतलब होता है कि जब आप 15 मिनट वहां पर होंगे, उस समय आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है वो, ठीक है, तो वो बताना है हमें। फिर होता है साक्षात्कार में विभिन्न विषयों की तैयारी। अब ये वाली चीज जो है ना, तो सिविल सर्विसेज वाले इंटरव्यू में नहीं होती, ये आपके साथ घटित होने वाली है, क्या कि वो सब्जेक्ट बेस्ड इंटरव्यू आपका होगा, ठीक। तो ये शामिल है हमारे कोर्स प्लान में। साक्षात्कार में प्रादेशिक तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक फॉर इंटरव्यू, सब में होता है। जिस भी राज्य की आप नौकरी कर रहे हैं, जिस भी राज्य से आप हैं, जो आपका जन्म स्थान है, जो आपकी जन्मभूमि है, या जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सब आपका क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो रीजनल या स्टेट स्पेसिफिक इंटरव्यू जो होता है वो होता, मतलब सवाल होते हैं, वो आपसे पूछा जाता है, क्लियर। इसको हमने शामिल कर रखा है। फिर साक्षात्कार में करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, ये तो सभी इंटरव्यू का भाग है कि नहीं। साक्षात्कार में करंट अफेयर्स तो सभी परीक्षाओं का भाग है, सब में आता है। करंट अफेयर्स का मतलब होता है अवेयरनेस, जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण का परिचय आपको है या नहीं है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का लेवल जो है वो 3 लेवल होना चाहिए। पहला लेवल आपका एमपी का, ठीक।
दूसरा लेवल आपका इंडिया लेवल का, भारत के स्तर पर जो बड़ी घटनाएं हो रही है। तीसरा इंटरनेशनल, और चौथा इस पे ऐड कर लीजिए विशेषीकृत करंट अफेयर्स जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स को छोड़ करके हम लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते। तो देखो, जो हमने हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सब्जेक्ट तो एक पार्ट है, ठीक। सब्जेक्ट के अलावा भी हमें इन चीजों की तैयारी करना है, ठीक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारत में शैक्षिक विकास, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने पहले तो हमें संज्ञान नहीं था कि इसको भी पढ़ाना है। बाद में लगा कि नहीं यार, इसको इसके बिना तो इंटरव्यू पूरा ही नहीं हो सकता। हायर एजुकेशन की बात हो रही हो और एजुकेशन की बात हो रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात ना हो, ये संभव नहीं है, ठीक। और एक करंट का मुद्दा है ये आपका भारत में शैक्षिक विकास, है ना। भारत में शैक्षिक विकास, इसी के साथ अपन जोड़ेंगे। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होगी तो भारत में प्राचीन समय से लेकर के अब तक एजुकेशनल मूवमेंट जो हुए हैं, शैक्षिक विकास जो हुआ है, वो भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जानकारी होनी चाहिए, पूछे ना पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो कोर्स में हमने इसको भी शामिल किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में भारत में शैक्षिक विकास जितना एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ। जैसे मान लीजिए आपसे राधा कृष्णन आयोग के बारे में नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। कोठारी आयोग के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये विभिन्न हलचलें हैं जो अलग अलग, जैसे राधा कृष्णन आयोग के आधार पर ही उच्च शिक्षा का बहुत कुछ गठित हुआ है, यूजीसी का बहुत कुछ गठन हुआ है। तो वो आपसे सब पूछा जा सकता है उधर से। तो वो शैक्षिक विकास के अंतर्गत अपन लोग भारत में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। और इसी के साथ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही अभी नवीनतम पार्ट होगा क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्लियर। तो इसको देखेंगे। इसके साथ एक और चर्चित मुद्दा है, इस समय हर कॉलेज पे चल रहा है, सारे प्रोफेसर इससे गुजर रहे हैं, सब इसको देख रहे हैं और इस पर लगातार बातें हो रही हैं। क्या, भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा नया कोर्स जोड़ा गया, एक कोर्स जोड़ा गया ना कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में अभी जोड़ा गया। और ये चर्चित है 2-3 सालों से, 3-4 सालों से बल्कि, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का नॉलेज आपको होना चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप हायर एजुकेशन के इंटरव्यू के लिए जाएं या आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो आपको ये पता होना आवश्यक है। क्लियर। इसके बाद उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की आधारभूत जानकारी। तो जिस भी विभाग में आप जाते हैं उस विभाग से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको कोर्स में शामिल किया हमने। तो ये कोर्स के अनिवार्य अंग है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल मीडिया एवं साइबर ज्ञान। लोग, हमने देखा कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ सब्जेक्ट के पीछे परेशान है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे पूरा होगा। अरे सब्जेक्ट के अलावा ये भी सारी चीजें जिस पे बातें होनी है। सब्जेक्ट तो फिर भी आपने पढ़ ही रखा है, अब उसमें आपको क्वेश्चन आंसर सीखना है कि सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब कैसे देना है। लेकिन ये तो ऐसी चीजें हैं जिनको अभी आपको संज्ञान में भी लाना है। तो आप जिस दुनिया में रहते हो, जिस युग में आप रह रहे हो, तकनीकी युग है, साइबर का युग है, और साइबर के युग में आपको सोशल मीडिया और साइबर का पर्याप्त ज्ञान होना अपेक्षित है। माना जाएगा कि आप सहायक प्राध्यापक बन रहे हैं और हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितना साइबर ज्ञान है या सोशल मीडिया ज्ञान है या जितनी तकनीकी ज्ञान है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म जो जो हो सकते हैं, जहाँ से दूरस्थ शिक्षा दी जा सकती है ना, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित यदि कोई प्लेटफॉर्म है तो वो आपको पता होना चाहिए, कोई पोर्टल है तो वो पता होना चाहिए, है ना। विश्वविद्यालयों को जोड़ने का जो एक सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, इनकी स्कीम पता होनी चाहिए। तो साइबर वो तो होने चाहिए, साथ में आपको साइबर दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, साइबर अपराध पता होना चाहिए, साइबर पॉलिसीज पता होना चाहिए, है ना। आईटी एक्ट के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जिनसे हम लोग डेली रूबरू हो रहे हैं वो एक पार्ट ये भी है, और इसके बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है, ठीक। ये हो गया। ये फिर इसके बाद आता है आपका विस्तृत आवेदन पत्र या बायोडाटा, मतलब योर डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म एंड डेफ। डेफ से सवाल होंगे ही होंगे, उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जो हम आवेदन पत्र आप आयोग को भेज रहे हैं या भेज चुके हैं, उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उसकी एक अलग प्रिपरेशन है, उसी प्रिपरेशन के आधार पर हम लोग ये बनाएंगे आपका मॉडल इंटरव्यू, ठीक है।
जो कल मैं दिखा रहा था आप लोग को। तो मॉक इंटरव्यू एवं मॉक शिक्षण ये भी एक पार्ट है। मान लेते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आयोग पढ़वा करके देखे वहां पर कि आपसे पढ़ाते बनता है या नहीं बनता। ये भी तो परीक्षण किया जा सकता है ना। एक टीचर के लिए तो ये भी परीक्षित विषय है ना? इसका भी परीक्षण किया ही जाना चाहिए कि आप पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसा अभी आयोग में हुआ तो नहीं है कभी, है मतलब कि कभी उन्होंने ऐसा आयोजन कराया हो। पहली परीक्षा लोग कहते हैं कि 1992 में हुई, फिर 17 में हुई, अब अभी हो रही है, तो 92 में ये सब हुआ था या नहीं हुआ था, ये किसी को जानकारी नहीं है। दूसरा 17 में हुआ नहीं इंटरव्यू, बिना इंटरव्यू के ही पोस्टिंग दे दी गई। ठीक, अब हो रहा है। बगल में एक स्टेट है राजस्थान, वहाँ मॉक टीचिंग होती है, मतलब टीचिंग कराते हैं। तो अपन मान के चल रहे हैं कि सहायक प्राध्यापक की परीक्षा पीएससी ले रहा है और इंटरव्यू साथ में है, तो हो सकता है कि आपसे टीचिंग कराए। और यदि वो टीचिंग कराते हैं तो उसका अभ्यास हमें होना चाहिए। तो हमने अपने कोर्स प्लान में ये बात शामिल कर ली है कि यदि आयोग, अब वो पता चल जाएगा फेज फर्स्ट में, पहले दिन से ही पता चल जाएगा। जिसका पहले दिन इंटरव्यू होगा उनसे अपन बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। ठीक, तो यदि वो कराते हैं तो अपन मॉक टीचिंग की व्यवस्था कर रखे हैं। यहाँ से आपको टीचिंग कैसे करना है और टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये कोर्स प्लान का ये भी हिस्सा है। ठीक, इसके अलावा मॉक इंटरव्यू तो कोर्स प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो आना ही चाहिए, है ना। मॉक इंटरव्यू तो डेफ की तैयारी करेंगे, बायोडाटा की तैयारी करेंगे। मॉक इंटरव्यू हमने आपको बता रखा है कि कम से कम 5 मॉक तो होंगे ही होंगे ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन का कितने? 5। और इस 5 मॉक इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के साथ 2 या 3, मतलब कुल 3 या 4 लोग होंगे यहाँ आपके साथ बैठेंगे। ठीक है, जिसमें एक आपके विषय विशेषज्ञ कंपलसरी होंगे, उनके बिना तो इंटरव्यू कराया नहीं जा सकता, तो वो होंगे, है ना। बाकी 2 3 या 4 मेंबर अलग होंगे जो अलग अलग विषय से होंगे। तो वो आपको अभ्यास कराया जाएगा। उससे ही निकलेगा क्या? उससे निकलेगा आपका प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक। ठीक, उससे निकलेगा कि आपके अंदर कमियां क्या हैं और उन कमियों को सुधारना कैसे है। फीडबैक के साथ साथ क्या है? रिफॉर्म, कमियों को सुधारना कैसे है ना, उनको ठीक कैसे करना है। तो फीडबैक का फॉर्म हमने कल आपको दिखाया था, है ना। वो 25 बिंदु हमने आपको लिखवाए थे जिस आधार पर हमें फीडबैक देना है। तो फीडबैक का वो बेस होगा। फिर आपका मॉडल इंटरव्यू वो जो हमने कहा था कि इसको आप लोग देख लीजिए, मेरा साक्षात्कार नाम से जो हमने आपको फाइल दिखाई, उस पर हम लोग तैयार करेंगे आपके बायोडाटा के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके जन्म स्थान के आधार पर एक पूरा का पूरा मॉडल इंटरव्यू तैयार किया जाएगा। ठीक है, और वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होगा जिसमें आपका सब कुछ लिखा होगा एक साथ। तो लास्ट में चलते चलते यदि आप वो पढ़ लेंगे तो वो उसमें प्रश्न और उत्तर शैली पे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपसे जो पूछा जाएगा उसका संभावित उत्तर आप जो दे सकते हैं उस फॉर्मेट में होगा। ठीक, आइए, तो ये करने के बाद बाकी कुछ बचता है, आपका पर्सनल इशू है। जो इतना सब करने के बाद भी कोई कुछ चीज बच रही है ना, तो वो पर्सनल या कुछ ऐसा चलता है कि जो बाद में समझ में आया कि नहीं यार ये वाला प्लान भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी अपन शामिल कर लेंगे। तो लगभग ये 15 चीजें हैं जो इंटरव्यू की तैयारी पे हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्लियर? और इसके बाद आप लोग को लगता है कुछ बचा है? इसको हमने शामिल कर लिया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी को बोलते नहीं बनता, मान लीजिए किसी की बोलने में समस्या है, किसी को ड्रेसिंग पे समस्या, हालांकि वो सब आ गया उस पर। पर मान लेते हैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो अपन इसमें शामिल कर लेंगे। आप लोग का कुछ सुझाव होगा कि नहीं ये तो शामिल नहीं हुआ पूरे इंटरव्यू पे, तो उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन 15 बिंदुओं में हम लोग पूरी साक्षात्कार की तैयारी कर लेंगे और वो A to Z हो जाएगी। फिर इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा कि यहाँ से ये करना है वहां से वो करना है ना। सब कुछ हो गया इस पे। 5 मॉक इंटरव्यू पर्याप्त हैं, बहुत है आपके अभ्यास के लिए, तो वो आपको करा दिए जाएंगे। क्लियर? ठीक है, और ये दोनों मोड में अवेलेबल है, वो तो ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट के लिए क्या होगा इस पूरे मॉड्यूल में जो हम लोग आपको दे रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट के लिए कितना है और किस चीज के लिए क्या है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट के लिए आप एक बात बताएं कि क्या पूरी सब्जेक्ट फिर से उसी तरह पढ़ने की आवश्यकता है जैसा आपने पढ़ा है तैयारी के लिए, या उसकी क्लास करने की आवश्यकता है?
मेरा मानना है कि उस प्रकार की क्लास करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आपको मल्टी डायमेंशनल तैयारी तैयारी करने की आवश्यकता है। जैसे ये 15 पॉइंट जो हमने बताए ना, उस पे काम करने की आवश्यकता है आपको। केवल विषय रट करके इंटरव्यू पे अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते। उनको भी पता है कि परीक्षा निकाल कर आए हैं, तो विषय उतनी ही जितना वहाँ पे बात करने में सूटेबल हो, जितना द्वंद्वात्मक प्रश्न वहाँ से विषय से बन सकते हों, डायलेक्टिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं, केवल उतना ही, है ना? बाकी चीजें और भी रहेंगी। तो सब्जेक्ट को लेकर के हमारा प्लान आपके लिए है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। एक तो हमने आपको बता दिया आपको क्या करना है, फर्स्ट डे बता दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता थी कि सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, वो हमने बता दिया। वो आप अपने स्तर पे करेंगे। हमारे स्तर पर 10 से 12 या जरूरत पड़ी तो 15 क्लासेस इसमें कराई जाएंगी इंटरव्यू की। मतलब आपका सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक, इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से क्या होना है, इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से क्या पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये लगभग 10-12 क्लासेस कराई जाएंगी। क्लियर? क्लासेस का मोड इसमें अभी गूगल मीट का रखा गया, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। गूगल मीट से घर पे बैठे हुए आराम से करेंगे इसको, ठीक है? इसके ये इसलिए किया गया है कि यहाँ अपन कॉमन सब्जेक्ट वाले सारे लोग होते हैं, ठीक? तो एक-एक सब्जेक्ट का करेंगे तो बहुत सारे लोग भी नहीं होंगे और वो 10-12 दिन तक क्लास पे कराना उचित भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन लास्ट में ओरिएंटेशन क्लासेस सब्जेक्ट वाइज होंगी, तो लास्ट में बहुत सारे लोग हो भी जाएंगे उसके लिए, है ना? मतलब इतने सारे लोग भी हो गए सब्जेक्ट के लिए तो क्लासेस चल जाएगी, तो किसी को बुलाएं तो 2-4 लोग तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए पढ़ाने के लिए। तो एक तो ये कि एक्सपर्ट जो है वो अलग-अलग जगहों से हैं, तो वो वहाँ से जहाँ से हैं वहाँ से वो जुड़ जाएंगे। तो गूगल मीट के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। ग्रुप बना ही है, सब्जेक्ट बेस्ड ग्रुप बना है, अभी सेकंड फेज वालों का नहीं बना है, वो बनाएंगे जैसे जैसे अभी संख्या बढ़ती जाएगी। तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर डिस्कशन भी होता है, उसी आधार पर गूगल मीट क्लासेस होती हैं। तो गूगल मीट के माध्यम से आप जुड़ेंगे एक्सपर्ट के माध्यम से, और वो आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। बस इतने में काम हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी है कि हर हर सब्जेक्ट का विषय की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से समझिएगा और उनके संभावित उत्तर दिए जाएंगे। आपके विषय चाहे जो भी है, उसमें 3 चीज हम लोगों ने किया है। एक तो विषय का बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है। आपका जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी विषय है या बॉटनी विषय, कोई भी विषय है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा गया है। उसके बाद उस प्रश्न से सामान्य प्रश्न जो बन सकते हैं, जैसे विषय की अवधारणा से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, विषय की परिभाषा क्या है, इसके फादर कौन है, कितनी ब्रांचेस है इसकी, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न और उनकी परिभाषाएं। दूसरा, उनसे तीसरे लेवल का जो प्रश्न है वो डीप वाले प्रश्न जो सब्जेक्ट पे जा सकते हैं, और उनका उत्तर भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया गया है ना, दिया जाएगा। कुछ लोगों को दिया भी जा चुका है। तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में, यहाँ आप ऑफलाइन आएंगे तो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको प्रश्न उत्तर दे दिए जाए। मान लीजिए इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन दे देता हूँ, कितने, पूरे विषय से निकाल करके डायलेक्टिक या द्वंद्वात्मक प्रश्न और उसके उत्तर 100 प्रश्न हम आपको दे देते हैं, तो वो 100 प्रश्न इनफ हैं, बहुत हैं इंटरव्यू के लिए। और वो 100 प्रश्न ऐसे नहीं होंगे, वो 100 प्रश्न रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक होंगे जहां से इजीली प्रश्न पूछा जा सकता है, अवधारणा से भी या पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स से भी। मान लेते हैं 100 प्रश्न आपको दे दिए, और उन्हीं 100 प्रश्नों में से 10-12 मिनट का जो डिस्कशन होगा वो हो जाएगा आपसे। ऐसा नहीं है, पूछने के लिए 101वां प्रश्न भी पूछ सकते हैं, 102वां प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो आपके पीडीएफ में नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अपन 80-90% तो तैयार हो जाएगा। 100 प्रश्न और उसके उत्तर दे दिए जाए आपके विषय के। तो हमने ये प्लान किया है कि क्लास कराने से ज्यादा बेहतर होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसके लिखित सामग्री दे दिया जाए और उसका बोलने का यहाँ अभ्यास करा दिया जाए। वो अपन सैटरडे को प्लान कर ही रहे हैं कि अपन सैटरडे को ऐसा प्लान करेंगे कि क्वेश्चन आंसर वाली शैली पे गूगल मीट पे हम लोग करा ही रहे हैं, तो वहां पे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। तो ऑनलाइन वाले उधर से कर लेंगे, ऑफलाइन वाले आप सैटरडे को ऐसा कर लेंगे। तो ये क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ फॉर इंटरव्यू विद स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और वो विषय विशेषज्ञ तैयार करके आपको देंगे, कोई ना कोई प्रोफेसर ही तैयार कर रहे हैं, तो वो वही तैयार करेंगे जो उस विषय से पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये तो इनफ होगा ना। इसके अलावा भी क्या है, इसके अलावा भी हमने देखिए क्या रखा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाएंगे जिन्हें आपको तैयार करना है।
पूरे एमपीपीएससी 2022 के सिलेबस के इन प्रश्नों के अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु छांट करके अलग दिए जाएंगे, जिनको आपको अपने स्तर पे तैयार करते रहना है। तो वो मान लीजिए वो बिंदु आपको अभी मिल गए, ठीक, 20 बिंदु लगभग हमने कहा है कि तैयार करते हैं, 20 टॉपिक्स तैयार करते हैं पूरे सिलेबस से निकाल करके, और वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे हों, करंट अफेयर्स पे रहे हों, मतलब ये है ना, या जिन पे सबसे ज्यादा विद्वान उठते बैठते बात करते हों, है ना, जिन पे सबसे ज्यादा संगोष्ठियां आयोजित कराई जाती हैं, जिसपे सबसे ज्यादा सेमिनार आयोजित कराए जाते हैं, वो टॉपिक आपको छांट करके अलग करके दे दिए जाएंगे। उनको आपको तैयार कर लेना है, अपने स्तर पर तैयार कर लेना है। क्लियर? तो सब्जेक्ट को लेकर के ये बाधा दूर हो जाएगी। और क्या है सब्जेक्ट? विषय से संबंधित करंट अफेयर्स, रिसर्च, टीचिंग अभिरुचि के टिप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू तो है ना, मॉक इंटरव्यू में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे ही होंगे, है ना, मॉक टीचिंग आपकी विषय आधारित कराई जाएगी, उस पर एक्सपर्ट बैठेंगे ही बैठेंगे, तो उनके सामने आपको टीचिंग करने का मौका भी मिलेगा। तो विषय से रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ बचता है क्या? आप क्या करेंगे भाई? तो सब कुछ हो गया, 100 क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए जा रहे हैं, 12-15 क्लासेस आपको दे दी जा रही हैं, गूगल मीट में ग्रुप डिस्कशन करा दिया जा रहा है। इससे अलावा कुछ जरूरत है सब्जेक्ट की? इतने में तो मुझे लगता है सब्जेक्ट की तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी। फिर भी आपको कुछ लगता है तो एनसीईआरटी हमने आपको बता दिया है, 70% तैयारी आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, कर लीजिए। टॉपिक हम बता ही देंगे, रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए उसको, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ते हैं पढ़ लीजिए, बस इतने में आपका सब्जेक्ट का काम हो जाएगा। ठीक, तो ये कोर्स प्लान बड़े सोच समझ के बनाया गया है ताकि आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आपको एक जगह सब्जेक्ट की कोचिंग लेने की जरूरत पड़े, फिर एक जगह आप ड्रेसअप की कोचिंग लो, फिर एक जगह आप बोलने की टीचिंग लो। ऐसा नहीं, एक साथ आपको जो भी कराया जा रहा है उसमें कंप्लीट पैकेज बना दिया गया है, और वो पैकेज आपको मिल गया। मान लेते हैं जितनी हमने 100 बातें लिखी है और 100 बातों में 90% बातें भी हमने करा ली उसी तरीके से जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। 80% बातें भी हमने उसी तरीके से करा ली तो कल्याण हो जाएगा। 2-4%, 10% इधर उधर तो हो ही जाता है, ठीक है, थोड़ा लेट होगा, थोड़ा कुछ चीजें ग्लिचिंग करेंगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी को तो रहेगा ही रहेगा, एकदम ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ इसमें से जितना प्लान बनाया गया, अभी प्लान पूरा देखिए, उसमें से यदि 90% प्लान भी इम्प्लीमेंट हो गया, हमने करा दिया और आपने कर लिया दोनों साइड से, कई बार आपके साइड से भी नहीं हो पाता है और हमारे साइड से भी कुछ चीजें इधर उधर तो होती ही रहती हैं, वो इतने साल का अनुभव है तो मैंने देखा है कि पूरा पूरा हु बहू आदर्श स्थिति पे ला पाना साकार कर पाना संभव नहीं हो पाता है। प्लान अच्छा बनता है पर उस प्लान पे पूरा का पूरा चलना कभी हु बहू नहीं हो पाता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, पहले से बता दे रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत में वो थोड़ा ही बहुत है, ऐसा नहीं कि अब ये इतना अच्छा प्लान है और वो पूरा ना हो, है ना, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। और आपके साइड से भी हमें ये गारंटी चाहिए कि जितना बताया जा रहा है वो आप पूरा करेंगे। ठीक, फिर क्या है, इसको भी देखिए, ये जरूरी है। इंटरव्यू क्लासेस पे क्या होना है, फॉर्म भरने, दस्तावेज, ये वो है जो अपन यहाँ कर रहे हैं ना, आदि की कक्षाएं, साक्षात्कार की बहुआयामी कक्षाएं जिसमें इंटरव्यू के साइकोलॉजी, व्यक्तित्व निर्माण, पहनावा आदि सभी बिंदुओं पर कक्षाएं होनी है, ठीक है। ड्रेस सेंस पर भी हम लोग क्लास करेंगे, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना उस पर भी क्लास करेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए हमने ये पहले से एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिया है कि आपको क्या पहन के जाना है, कैसे लुक बना के जाना है, ठीक। फिर इंटरव्यू A to Z लेक्चर जो अभी चलेंगे, है ना, वो विवरण हमने आपको बता ही दिया है। फिर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, आपके क्षेत्र जिले का परिचय और उसका समग्र अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का आवश्यक करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता ही चुका हूँ, ठीक है। बेसिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड विथ रिसर्च मेथडोलॉजी, तो ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथडोलॉजी, ये भी आपको क्लास में कराया जाएगा, सब्जेक्ट्स आधारित होगा। और बोर्ड टीचिंग के टिप्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट गूगल मीट सेशन वो हमने बता ही दिया है। तो मुझे लगता है क्लास प्रोग्राम में ऐसा कुछ बचता नहीं जो बचे आपको। फिर आता है मॉक इंटरव्यू, उसकी विशेषता देख लीजिए। तो जो हम लोग मॉक इंटरव्यू कराएंगे वो सबसे पूरे पूरे प्लान का सबसे बेहतर जो आइडिया है या जो सबसे बेहतर चीज है वो ये है आपका मॉक इंटरव्यू, ठीक है। इस पे आपको मजा आने वाला है, और वो ये है कि आपके विषय के न्यूनतम 3, ये पुराना है इसको हमने 5 कर दिया है, कितने, कम से कम 5, 5 मॉक इंटरव्यू आपके होंगे। और उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत यह है कि हु बहू आप वैसे ही प्रिपेयर होके आएंगे जैसे आप आयोग में जाते हो इंटरव्यू देने, ठीक। आपकी तैयारी वो आपकी आपके साइड से
आपको वैसे ही आना है, एक ड्राफ्ट की फॉर्म हमें देना है, आपको यहाँ रखना है ना। दूसरा आपको गेटअप वैसे ही बना के आना है, ये आपके तरफ से होगा। पूरा मेंटल प्रिपेयर वैसे ही आना है जैसे आयोग में इंटरव्यू देने जा रहे हो। और हमारे तरफ से वो व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग उसी प्रकार से व्यवस्था कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे जैसे आयोग इंटरव्यू ले रहा हो। ठीक, तो मॉक का मतलब तो यही होगा ना कि जैसा उधर हो रहा है वैसा इधर हम लोग कराएं। तो ये क्लास प्रोग्राम में आपके शामिल है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिनिमम एक, और यदि किसी के सिलेबस के कई पार्ट हैं तो कम से कम दो, हर एक पार्ट के तो नहीं संभव है पर कम से कम दो। और साइकोलॉजी, बायोडेटा एग्जामिनी, है ना, राज्य एवं जिला करंट अफेयर्स के विशेषज्ञ इस पे बैठेंगे। ये बोर्ड का परिचय है, यहाँ के बोर्ड का। एक क्लास हमने रखा है आयोग के बोर्ड के परिचय वाली, वो भी हम लोग करेंगे, अभी आ रहा है आगे। मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन इंदौर स्थित संस्थान में, तो ठीक है, मॉक इंटरव्यू में 100 अंकों का विभाजन 25 बिंदुओं में किया गया है ना, ये हमने कल आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू में, हाँ ये भी एक पार्ट है, इसको भी समझिए। रिकॉर्डिंग, मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग यथासंभव कराई जाएगी। रिकॉर्डिंग के दो उद्देश्य होते हैं। पहला तो संस्था का प्रमोशन, साफ साफ, ठीक है, सबका उद्देश्य यही होता है रिकॉर्डिंग कराने के। सिलेक्शन के बाद अपने वीडियो छापेंगे, है ना, कि हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, पहला तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा है जो आपके दृष्टिकोण से सही है। हर मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग यदि आपको दी जाएगी तो आप खुद देखेंगे और उसको सुधार पे काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक उद्देश्य जिसका उपयोग आपके मूल्यांकन गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाएगा, यह आपको फीडबैक के समय दिया जाएगा। जब आपको फीडबैक दिया जाएगा तो उसी के साथ साथ आपके मोबाइल पे वो वीडियो जो आपके इंटरव्यू का है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी प्रकाशित आपकी अनुमति से किया जाएगा। जब आप कहेंगे कि सर हाँ मेरा वीडियो आप डाल सकते हैं यूट्यूब पर, है ना, थोड़ा हमें फेमस कर दीजिए, थोड़ा आप भी फेमस हो जाए, दोनों होता है ना, वो तो म्यूचुअल है। आप भी फेमस होते हैं, हम भी फेमस होते हैं, दोनों बात है, संस्था भी फेमस होती है। ठीक, तो आधे लोग दृष्टि को सिर्फ इंटरव्यू से जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते हैं दृष्टि संस्थान को कैसे जानते हैं, केवल इंटरव्यू से जानते हैं कि अच्छा अच्छा इंटरव्यू देखे हो जानते हैं, बाकी क्या वास्ता, यूपीएससी से कोई वास्ता नहीं। तो वो दोनों का प्रमोशन होता है, और वो लोग जो इंटरव्यू में शामिल हुए हैं उनको भी लोग इंटरव्यू के थ्रू ही जानते हैं, है ना, तो दोनों रहेगा, तो आपस में मिल करके कर लेंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग का यहाँ पे उद्देश्य होगा कि वो आपके फीडबैक का काम आएगा, है ना। आप भी देखोगे घर में जाके 4-5 बार कि कैसे हमने आंसर किया, कहाँ पे ग्लिच हुआ, कहाँ पे हम नहीं जवाब दे पाए, तो वो आपके काम ज्यादा आएगा। हमारे काम तो ठीक है, वो तो हम कहीं से भी करवा सकते हैं। ये क्लियर, तो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, जिसका उपयोग गुणवत्ता सुधार में किया जाएगा। मॉक इंटरव्यू के लिए व्यक्तिगत विवरण की एक प्रति संस्थान में आपको देना होगा। उसके बाद मॉक इंटरव्यू आपके रियल इंटरव्यू के अनुसार आयोजित होंगे, मतलब इसका शेड्यूल अलग से बनेगा। ये सारे सवाल होते हैं आप लोग के कि कब कराया जाएगा, तो जब आपका शेड्यूल आएगा, धीरे धीरे जब पता लगेगा कि अब आने वाला है, उसके हिसाब से 15-20 दिन पहले आपका मॉक इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, ताकि एकदम ताजा ताजा अभ्यास बना रहे, है ना। अभी मान लीजिए अभी करा दें, 3 महीने बाद यदि इंटरव्यू होना हो तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा, फिर वैसे हो जाएंगे आप, है ना। तो धीरे धीरे आपको अभी अपना मेंटल स्टेटस तैयार करना है, धीरे धीरे फिर इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। ठीक, तो फेज 2 वाले यदि हैं तो फेज 2 वालों के लिए मैं बता दूं कि फेज 2 का इंटरव्यू तभी आयोजित होगा जब फेज फर्स्ट वालों का समाप्त होगा। जाहिर सी बात है ना। पहले वो 8 विषय निपटाएंगे जो पहले 9 जून को ही है, उसके बाद 4 अगस्त वालों को निपटाया जाएगा। फिर अभी जिनका 17 नवंबर को पेपर हुआ है फिर उनकी बारी आएगी। तो इसमें तो कैंडिडेट कम ही है, जल्दी निपटा लिए जाएंगे। लेकिन फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में बहुत सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे इनका टाइम लगेगा। तो फेज 2 वालों का इंटरव्यू किसी भी तरीके से फरवरी के पहले शुरू नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, फरवरी बाद ही शुरू होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसमें भी पहले रिजल्ट किसका आया है, किसका आया पहले रिजल्ट, लॉ का आया है ना। हाँ, तो लॉ वाले फरवरी में हो सकते हैं, कम संख्या में है तो हो भी सकता है कि फरवरी लास्ट में शुरू हो जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। फिर है ये मॉक या बोर्ड टीचिंग, टीचिंग का, टीचिंग तो पहले इसमें हमने आवश्यकता अनुसार लिख दिया है। आवश्यकता अनुसार का मतलब ये हुआ कि आयोग की नीड रही तो, नहीं तो फिर क्यों करेंगे फालतू में ये काम। आयोग यदि करा ही नहीं रहा तो अपन क्यों इसको देखेंगे, है ना। तो आयोग की नीड रही तो हम लोग कोर्स में मॉक टीचिंग को शामिल कर रहे हैं, टीचिंग के टिप्स के साथ। टीचिंग आपके विषय की होगी और यहीं पे होगी। ठीक है, ये है मूल्यांकन और फीडबैक। इसमें हमने आपको कल ही बता दिया था, अच्छे से बता दिया था। फीडबैक एक व्यवस्थित फीडबैक पत्रक में दिया जाएगा जिसमें व्यक्तित्व, पहनावा, भाषा आदि का मूल्यांकन होगा। इस पे एक चीज नहीं लिखी है, अभी भी नहीं लिखी है, वो बता रहा हूँ क्या, भाषा सुधार, मतलब वो सैद्धांतिक आयाम में आ जाएगा लेकिन अलग से नहीं लिखी है।
जो भाषा में समस्याएँ हैं हमारे बोलने में, उसको अपन यहाँ पकड़ करके एक-एक करके सुधारेंगे, ठीक है? तो भाषा सुधार भी इसमें शामिल होगा। बाकी आपके क्वेरीज है ही हैं, सवाल है ना? आपका मॉडल इंटरव्यू आपके विषय सहित संपूर्ण बायोडाटा से आपसे पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न एवं आपके उत्तर एक निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेंगे हम लोग, वो हम आपको दिखा चुके हैं। ये 5वीं चीज़ है। ये 6ठी चीज़ है इंटरव्यू के दिन, ये हमने कल बताया था कि आपके लिए उस दिन की बेसिक जानकारी होगी, न्यूज़ क्लिप्स होगा, उस दिन का समाचार होगा और आपके लिए संस्था की तरफ से एक शुभकामना कार्ड होगा। ठीक? क्लियर? तो इतनी चीज़ें हैं इस कोर्स प्लान में, है ना? बाकी ये तो है ही है फीस वगैरह, तो अब क्लास में फीस क्या बताना है, रहने देते हैं, आप देख लीजिएगा। ज़रूरत तो नहीं है ना? ये ऑनलाइन वालों के लिए ये क्लासेस हो चुकी हैं, ये क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, ये क्लासेस आने वाली हैं, कुछ हो चुकी हैं एप्लीकेशन पर, तो इसी के अनुसार अपन चलेंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है जिसके अनुसार हमें क्लास करना है, ठीक है? तो बताइए कि क्या पहली क्लास ये सब्जेक्ट बेस पर है, ये हमने लिख रखा है कि किस-किस सब्जेक्ट का क्या प्राप्त होने वाला है, ठीक है? सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, उनमें से एक चीज़ है फैकल्टी, उसकी एक सीमा है ना? फैकल्टी आपको 2 तरीके की मिलेगी। एक तो वो मिलेंगे जो गूगल मीट करेंगे आपके साथ, वो कहीं से भी हो सकते हैं। पूरे देश में जो सबसे अच्छा कहीं पढ़ा रहे होंगे तो हम ढूँढ के कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपसे एक बार जोड़ दिया जाए। अच्छा नेट सेट पढ़ाते हैं, अच्छा जेआरएफ पढ़ाते हैं। देखिए हमारे देश में 2 प्रकार के टीचर हैं, एक सरकारी संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर और एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर। दोनों के बीच एक अंतर है, अंतर को समझते हैं? क्या अंतर है? कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं? कोचिंग में पढ़ाने वाले कि सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले या संस्थानों में? कोचिंग में पढ़ाने वाले। ज़ाहिर-सी बात है ना? उनका एक अलग डायमेंशन है। वो प्रतियोगिता के हिसाब से सोचते हैं, है ना? उनका मकसद होता है कि जो भी पढ़ाएँ वो परीक्षा में आए, टू द पॉइंट होते हैं, है ना? प्रोफ़ेसर्स जो कॉलेज में हैं या शिक्षक जो स्कूल में हैं, उनके साथ एक समस्या होती है। जो परीक्षा के हिसाब से नहीं सोचते, वो कॉम्प्रिहेंसिव सोचते हैं। गलत नहीं होते, अच्छा मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाते नहीं हैं। अलग बात है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात सही होती है कि पढ़ाते नहीं हैं। पठन-पाठन से उनका जो नाता है वो थोड़ा दूर-दूर का होता है, पास-पास का नहीं होता महाविद्यालयों में। और इसीलिए कॉलेज या स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो उसके बाद कोचिंग संस्थान उदय होते हैं, उनका जन्म होता है। सोचिए कि स्कूल की पढ़ाई को अच्छे से बेहतरीन तरीके से स्कूल पे करा दी जाए और आप कर भी लें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना। दूसरा कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में अच्छे से करा दी जाए और आप कर लें, तो फिर कोचिंग संस्थान की क्या ज़रूरत है? कोचिंग संस्थान तो बाई प्रोडक्ट हैं इस चीज़ की पूर्ति के लिए जो आपकी कॉलेज और स्कूल में पूर्ति नहीं हो पाई, है कि नहीं? तो आपका अच्छे से सब्जेक्ट स्कूल से लेकर के अब तक यदि पूरा कराया जाता, तो और आप करते भी, दोनों बातें शामिल हैं, है ना? कराया जाता और आप करते भी, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी कोचिंग संस्थान की। सक्षम होते भाई, वहीं का काम हो गया होता। तो दोनों प्रकार के प्रोफ़ेसर्स या दोनों प्रकार के टीचर्स को हमने इसमें शामिल किया है। एक के पास सरकारी सिस्टम का अनुभव है और वो लहज़ा है, वो तरीका है, वो तौर-तरीका है। अलग ही तौर-तरीके में रहते हैं, अलग ही टशन होता है प्रोफ़ेसर्स का। वो आप समझेंगे उनके साथ रहेंगे तो, है ना? 100 बातों में से ज्ञान की बातें 3-4 होंगी, है ना? बाकी 97 बातें दृष्टांत होंगे, उदाहरण होंगे, कथाएँ होंगी, लंबे तरीके से। आप फ़ील किए हैं कभी ऐसी बातें? कहानी चलेगी, फिर बीच में एकाध सिद्धांत आएगा। हुँ? कहानी खूब सारी चलेंगी, फिर उसके बीच में कोई थ्योरी आएगी। मतलब आप इतना पढ़ेंगे तो बीच में इतना सिद्धांत आएगा, वो कम्प्रिहेंशन है ना? वो कम्प्रिहेंसिव स्टडी उसको वो गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, वो कम्प्रिहेंसिव स्टडी है। तो वो आपको परसेप्शन करने की ज़रूरत है, ठीक? जैसे मान लीजिए कि इतिहास का हम लोगों ने एक सेशन कराया, है ना? प्रोफ़ेसर सीडी सिंह सर थे, रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हैं, कुलपति रह चुके हैं और विभागाध्यक्ष रह चुके हैं हमारे इधर के यूनिवर्सिटी पे, तो हमने उनको विनम्र आग्रह से बुलाया। बहुत सारी बातें हुई। थे आप लोग कोई इतिहास के? नहीं थे। बहुत सारी बातें आप थे? बहुत सारी बातें हुई, आप भी थे। उन बातों के बीच में हमने जब लास्ट में कैलकुलेशन किया कि कितनी ऐसी बातें थी जो सिलेबस को टच करे और मतलब वो परीक्षाएँ में पूछे जा सके, वो कुल मिला के 4-5 या 5-7 ऐसी होंगी। लेकिन बातें बहुत थी, खूब सारा था, खूब दृष्टांत था, दुनिया भर को हाँ, 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 वहाँ हाँ, हाँ, वहीं थे। अब नहीं है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है? तो वो वहीं थे। अमरकंटक, हाँ, अमरकंटक के वो पहले कुलपति रहे, ठीक? तो उनका अनुभव है, उनकी एक यात्रा है, शानदार यात्रा है और वो यात्रा ही आपके काम आने वाली है, क्योंकि लोग उन्हीं के जैसे होने वाले हैं वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में, कोचिंग वालों जैसे नहीं होंगे। लेकिन
है ना? तो वो उनका एक टशन है, उनका एक अनुभव है, उनका एक लहज़ा है, उनका एक तरीका है, वो तरीका आपको काम आएगा। तो ऐसे लोगों को हमने मॉक इंटरव्यू में बुला रखा है, ठीक? ऐसे जो लोग होंगे, वो आपको मॉक इंटरव्यू कराएँगे। लेकिन जो प्रिपरेशन कराएँगे, जो आपको फैक्ट बताएँगे, जो आपको डेटा बताएँगे, जो आपको टू द पॉइंट बोलना बताएँगे, जो आपको आपके विषय का कॉन्सेप्ट समझाएँगे, वो कोचिंग वाले होंगे। तो उसके लिए हमने ये आइडिया किया है, दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? क्योंकि यदि कॉलेज वाले ही तैयारी करा पाते पूरे अच्छे तरीके से, तो फिर कोचिंग की नीड ही क्या होती? तो इसमें हमने दूसरा पार्ट ये जो गूगल मीट वाली क्लास में हमने प्रोग्राम किया है, तो वो क्या है, ये बात काटनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग से ठीक है? इसका प्रभाव दूर तक जाएगा, बता तो दे रहा हूँ पर वो काटना पड़ेगा है ना? वैसे उन्होंने कहा कि हम कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, मैंने कहा सर कोचिंग नहीं, बच्चे हम ऐसे हम लोग हैं, थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए, तो बड़े निवेदन से आए, फिर आएँगे अभी। अभी जुड़ेंगे वो फिर से गूगल मीट से इतिहास के लिए। तो सर्वज्ञानी होते हैं, उस लेवल पे व्यक्ति जाकर के विषय का नहीं रह जाता। उस लेवल पे व्यक्ति जाकर के विषय की बात भले कर, बताया था ना कि वो डीलिट वाली उपाधि के लेवल के हो जाते हैं। विषय कुछ भी हो, समाज कल्याण पे काम आएगा, चाहे विषय कुछ भी हो, है ना? तो उस लेवल पर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का मतलब होता है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है ना? इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, सबसे जुड़ जाता है। वो केवल इतिहास का नहीं रह जाता, किसी सब्जेक्ट का नहीं रह जाता। वो अप्रोच आपको कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ ही मिलना है। और उसको सीखना है ना? तो प्रोफ़ेसर का अंदाज़ा, प्रोफ़ेसर का लहज़ा, उनका एक्सपीरियंस, उसके लिए मॉक इंटरव्यूज़ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आएँ, जो कम से कम सेवाएँ दे चुके हैं, जो कहीं न कहीं इंटरव्यू ले चुके हैं। तो अपन बहुत विनती से पैर छूने के बाद, है ना, ऐसे नहीं चले जाते हैं वो लोग। बड़ी विनती करनी पड़ती है, रोज़ पैर छूने पड़ते हैं, गुरुदेव चलना है, तब आते हैं, ऐसे नहीं आते। उनको किस चीज़ की कमी है? हमारा पैसा उनको नहीं चाहिए। उनको केवल एक चीज़ चाहिए, हमारा सम्मान, है ना? यहाँ बुलाएँ, अच्छे से सम्मान करें या बुलाते समय सम्मान करें, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। पैसे नहीं लेंगे वो, पैसे नहीं लेंगे, है ना? ऐसे लोग मिल जाएँगे तो मेरे लिए अच्छी बात ये होगी कि उनको लाने, ले जाने, रुकने, रुकाने और खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो चार्ज नहीं लेंगे, ये एक अच्छी बात रहती है, ठीक है? पर बाकी चीज़ें रहती हैं, बाकी उनको सम्मान में कमी नहीं होना है। बाकी यदि जो कोचिंग वाले को बुलाते हैं किसी को, तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे ही कोई बुलाता है तो पैसे के बिना, मतलब मेरा तो अलग खैर स्टैंड है। मैं कई बार बिना पैसे के भी चला जाता हूँ, लेकिन जनरली लोग टीचिंग प्रोफ़ेशन में जो कोचिंग खोले हैं तो उनका क्या उद्देश्य है? पैसा। वो पैसे से जाएँगे, उनको थोड़ा कम भी सम्मान मिलेगा ना, लेकिन पैसा ज़्यादा मिलेगा तो चले जाएँगे, चले आएँगे। तो दोनों का एक अलग टशन है, दोनों एक अलग दीवार के से अलग होते हैं। वो सब्जेक्ट वाइज़ अभी कर रहे हैं अपन, जैसे-जैसे थोड़ा-सा लेट, अभी तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। अभी आप लोग ये सब चीज़ सीखिए और एनसीईआरटी करिए, बाद में वो तो कराना है, कराएँगे ही कराएँगे, ठीक है? तो उसपे हमने दोनों के बीच का समायोजन बनाया है कि ये वाला ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाए और यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाए। दोनों का एक अलग सिस्टम है, अलग लहज़ा है और वो दोनों आपको मिलना चाहिए, ठीक? और दोनों से आपको निकाल कर के हमें ले आना है, तो आपकी तैयारी जो होगी वो बेहतर हो जाएगी, ठीक? ठीक है? आप आप लोग बाकी ये सब ठीक है, ये तो ऑनलाइन वालों के लिए बता दिया गया है कि कैसे कोर्स वगैरह खरीदना है ना? चलो विशेषता मैंने बता दी, कमी आप बता दो हमारे कोर्स की। मैं तो विशेषता ही बताऊँगा, कमी आप बता दो। हाँ, बताएँगे कुछ? ये हर चीज़ को आपको एनालिटिक तरीके से देखना है, देखो। कोर्स के बाद बता पाएँगे, तब तक तो समय निकल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में ही कमी बता दीजिए, जितना हमने बताया उसके बाद ही कमी बता दीजिए, सर इतना आपने कोर्स बनाया लेकिन इसमें ये कमी रह गई, ठीक? अभी बता देंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट वाली, सब्जेक्ट वाली ना, हाँ, सब्जेक्ट की क्लासेस, क्लासेस वाला जो प्रोग्राम है उसके अलावा सब यही होगा, है ना? क्लासेस वाला जो, बिल्कुल। फेज टू का जल्दी इसलिए नहीं हो सकता है कि फेज टू के पहले फेज वन वालों को भी कंप्लीट कराना है, ठीक है? तो सब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए जितनी चीजें बताई हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट की ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा लेकिन वो लास्ट में होगा और सबको एक साथ करके होगा, ठीक है? तो उसके जो टीचिंग का है, उसका जो एप्टीट्यूड्स है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तब तक अभी गूगल मीट से करेंगे, लेकिन लास्ट में जब सारे लोग इकट्ठा होंगे एक साथ, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, तो एक साथ एक एक विषय का कराया जाएगा, ठीक है? उसकी संख्या 3, 4, 5 ऐसे ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी।
मतलब ये बात मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सोच के चलना है कि अपन सब्जेक्ट के लिए आए हैं तो पूरा 3 महीने हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। कोर्स में ये नहीं है, ठीक है? और मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। आपको ज़रूरत अपने सब्जेक्ट को निकालने की है अपने अंदर से, ठीक है? लेकिन उसका तरीका यही होगा, उसका तरीका ये नहीं होगा कि सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ना है तो आप नेट जेआरएफ पढ़ाने वाली संस्थान ढूँढिए, पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? जनवरी से हम लोग भी शुरू कर रहे हैं नेट जेआरएफ का, तो करा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। पर डिमांड अभी इतनी ही है, ठीक? किस सब्जेक्ट की हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर अभी आप गूगल मीट से करिए, 10, 12, 15 क्लासेस में बहुत हो जाता है इंटरव्यू के लिए। करिए, अभी चल रहा है गूगल मीट से उसको ज्वाइन करिए, ऐसे ही ज्वाइन करिए, ठीक है? तो वो 10-15 क्लासेस इंटरव्यू के हिसाब से सब हो जाता है, तब जब आपको 100 प्रश्न हम दे ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे ही रहे हैं, है ना? उसको 100 प्रश्न आपको आप 3-3, 4-4 प्रश्न भी डेली थे। हाँ, अभी वो शुरू होने वाली है, अभी नहीं हुई है, ठीक है? अभी होने वाली है। तो उसमें डिस्कशन होता है, आपस में ही लोग डिस्कशन आज से शुरू कर रहे हैं, बॉटनी वाले में भी, ठीक? तो वो मेरे ख्याल से जो ये प्लान है, उस प्लान में आपकी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ सारी प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, ठीक? बाकी इंटरव्यू के लिए जैसे इतिहास सब्जेक्ट मान लीजिए मैं यहाँ चलाता हूँ, इंटरव्यू के लिए इतिहास सब्जेक्ट, तो उसमें अपन 2 महीने केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, क्लियर? तो आपको बात अपने सब्जेक्ट की करनी है। लेकिन बात करने का जो तरीका होगा और बाकी की जो चीजें होंगी वो दूसरे यहाँ से सीखनी है, कॉमन सीखनी है। जैसे हमने बात की ना, एक साथ सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बात हम लोगों ने की, वो कॉमन बात थी, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक? तो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा आपका वो आप अपने ऊपर करते रहिएगा जिस हिसाब से करना है, पर हमें जो चाहिए वो ये है, ठीक? तो सब्जेक्ट के लिए आपको इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है, और कोई डाउट होता है तो आप अलग से बात करिएगा। तो क्लास हमारी कहाँ से शुरू होगी? इस प्लान के अनुसार हमारी क्लास शुरू होनी चाहिए साक्षात्कार के पहले की तैयारी, थोड़ा इस पे हम लोगों ने बात की है। कौन कौन से फॉर्म भरना है ये तो आप लोग भर ही ले रहे हैं, और नहीं तो इसको अपन यहाँ ना करके गूगल मीट पे करेंगे, और बाकी चेक आपका यहाँ पे कर लिया जाएगा। भरने से पहले जब आप लोग आते ही हैं तो एक बार फॉर्म भरिए, कहीं पे समस्या आती है तो उसको दिखाइए, लेते आइए साथ में, उसको यहीं पे समझ लीजिए, है ना? और उसके बाद पूरा कंप्लीट फॉर्म एक बार चेक करा लीजिए, फिर जमा कर दीजिए। तो इस पे अपन क्लास नहीं कर रहे हैं, और यदि करना ही है तो वीडियो हमने यूट्यूब पे सबको फ्री में दे रखा है, तो वो आप देख लीजिए, तो ये क्लास वहां से फिनिश हो जाएगी, क्लियर? दूसरा, फॉर्म में विवरण कैसे भरे, ये तो हो गया, वही है। हॉबी की जानकारी कैसे भरे, हॉबी आप अभी कुछ भी भर दीजिए, हम बाद में तैयार करवा देंगे सब। चाहे आपकी जो भी हॉबी हो, उससे रिलेटेड कुछ कॉमन हॉबीज हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, छोटी छोटी ना, जैसे गाना सुनना, है ना, जैसे कविताएं लिखना, ऐसी हॉबी हॉबी होंगी, मुश्किल से सारी हॉबी मिला करके 25-30 हॉबी होंगी, और उस 25-30 हॉबी से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे, आपका काम हो गया। अपनी हॉबी वाले पढ़ लीजिए। डालना चाहिए एक आध हॉबी, अभिरुचि लिखा था तो रिसर्च पेपर तो ठीक है डालने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई हॉबी डालनी चाहिए। आप गूगल मीट कर रहे थे तो मैंने किसी से पूछा कि आपने क्या डाला है, सर हॉबी रही कहाँ जाती है इस उम्र में, बस पैसा दिखता है, घर दिखता है, गाड़ी दिखती है ना? हॉबी रही कहाँ जाती है, टाइम ही कहाँ मिलता है। वो एक वर्ग एक के टीचर हैं, यहीं इंदौर में, ये आते हैं कभी कभार मिलने, सरकारी टीचर हैं, प्राचार्य बनने की स्थिति में है, यदि 5 साल और नौकरी करेंगे तो प्राचार्य बन जाएगी। हमने कहा क्यों परेशान हो रहे हैं सर, आप वैसे भी प्राचार्य बनने वाले हैं। बोले कि मेरे स्कूल की बाउंड्री के उस पार गर्ल्स कॉलेज है, तो स्कूल से जंप करके हमें गर्ल्स कॉलेज में जाना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। तो ये भी उद्देश्य है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर एक अ, मान लीजिए वर्ग एक के टीचर हैं, प्राचार्य बनने वाले हैं, लेकिन प्रोफेसर की एक डिग्निटी अलग है ना? समाज में उसका उसका जो उसकी जो पहचान है वो अलग है। सैलरी वगैरह तो खैर कुछ है जो है, पर डिग्निटी ही अलग हो जाती है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो हाँ, यहाँ से अपन शुरू करेंगे, आयोग में भेजे ये तो आप कर लेंगे। यहाँ से क्लास का प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होगा, साक्षात्कार की सैद्धांतिक आयाम, ठीक? रीडिंग अध्ययन लिख दीजिए। हाँ, अब यही तो बात है, हॉबी से रिलेटेड कुछ बातें अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिए, वही कर लेते हैं, सैद्धांतिक आयाम में वैसे भी आना ही है हॉबी कहीं ना कहीं, तो आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो अभी कर लेते हैं। तो एक सेकंड, इसको बंद कर दे। इससे रिलेटेड कोई सवाल, कोई डाउट? कुछ नहीं ना? ठीक है। तो यदि आप लोग इस पे भरोसा करेंगे तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, भरोसा नहीं करेंगे तो आप अपना देख लीजिएगा, जो भरोसा करेगा वो साथ साथ चलेगा।
मेरा मानना है कि इससे आपके इंटरव्यू की 90% तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर है, जो हमने एनसीईआरटी वाला टॉपिक कल पढ़ाया ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको बार-बार मैं इसलिए उस पे दबाव दे के कह रहा हूँ कि वो आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक? क्लियर है? बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होता है कभी, ठीक है? तो आपको हमेशा गाइडेंस उसका अवेलेबल रहेगा, ठीक? बाय फ़ोन, बाय गूगल मीट, यहाँ पे यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर भी, ठीक है? कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे मैं भी बात कर सकता हूँ आप लोग से, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, सारी तो नहीं। हुँ। बॉटनी की तैयारी के लिए आप अलग से बात कर लीजिए, उसमें मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है ना? मैं भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हूँ, खूब सारी बातें हो जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले खूब सारी बातें कर सकते हैं, हमसे खुद बात कर सकते हैं, है ना? हिस्ट्री वाले ठीक-ठाक बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आपको चाहिए जैसे बॉटनी की ना, तो बॉटनी के ग्रुप में आपको जोड़ूँगा, उसमें एक प्रोफ़ेसर हैं, मैडम हैं, वो उनको जोड़ना है मुझे अभी, है ना? उनसे बात कर रखी है, तो आप उनको भी डायरेक्ट मैसेज, कॉल करके आप बात कर सकेंगे, ठीक है? तो वो ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हैं, तो वो डाउट यदि आप हमें बता देंगे, लिख करके, मैसेज करके, ग्रुप में डाल करके, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। या डायरेक्ट आप फ़ोन कॉल जैसा भी होगा वो सुविधा आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी इंटरेक्शन लास्ट में होगा और मॉक इंटरव्यू जो होगा उसपे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे ही रहेंगे, तो आप उनसे बात करिए, है ना? मान लेते हैं 1-2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके पास यहाँ अवेलेबल रहेंगे 5 दिन तक, खूब सारी बातें हो जाएँगी, वो तो उसी के लिए आएँगे ना, एक सब्जेक्ट के कैंडिडेट के लिए ही आएँगे, सारे सब्जेक्ट के कैंडिडेट के लिए नहीं होंगे। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक सब्जेक्ट में हमारे पास 20-25 लोग हैं थोड़ी देर के लिए और एक इंटरव्यू या 2 लोग सब्जेक्ट के आते हैं, 5 दिन रुकने हैं, तो इन 20 लोगों से 5 दिन बात करना बहुत टाइम है कि नहीं? हमारे पास अभी मान लेते हैं 170 लोग हैं, 170 लोग हमारे पास हैं, लेकिन ये 170 लोग किसी एक विषय के नहीं हैं, ये 170 लोग अकेले मुझसे बात करेंगे, बाकी सब विषय-विषय से बात करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? इस 170 में सबसे ज़्यादा अपने पास बॉटनी के हैं 40 के आस-पास, है ना? अब मान लेते हैं मैं 1-2 प्रोफ़ेसर या 1-2 लोग यहाँ पे इंटरेक्शन के समय लाता हूँ ले आते हैं हम लोग, तो 40 ही लोग ना इनसे बात करेंगे, बाकी 170 से उसका लेना-देना नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए इंग्लिश के लिए बुलाते हैं किसी को, तो इंग्लिश में तो अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस विषय में ज़्यादा होते ही नहीं है और इस विषय में एसटी की पोस्ट ज़्यादा थी और एसटी की पोस्ट ज़्यादा होने के नाते ज़्यादातर लोग अपने आप को सेलेक्ट ही मान रहे हैं क्योंकि होना ही होना है ना? तो तैयारी केवल वो कर रहे होंगे इस विषय की जो जनरल ओबीसी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, एसटी वाले क्यों तैयारी करेंगे इसकी? उनको तो मिल ही नहीं रहे हैं, पोस्ट ही नहीं मतलब कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी तक ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं, है ना? तो इसमें जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अभी मुझे लगता है 20-21 लोग हैं इसपे, फिर भी 20-21 लोग हैं। तो उनके साथ जो भी इंग्लिश के फैकल्टी जुड़ेंगी, जुड़ी ही है अपने उससे, तो वो आपको इंग्लिश पे बात करेंगे, 5 दिन तक इंग्लिश से बात करेंगे तो बढ़िया टाइम दे पाएँगे, है ना? तो सब्जेक्ट का इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, बड़े आराम से बस बेसिक तैयार करिए। बेसिक पर मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि बातें बेसिक में ही होती हैं, है ना? डीप में तो बहुत देर से बातें होंगी और डीप वाला आपसे नहीं भी बनेगा तो क्षम्य है, लेकिन जब बेसिक नहीं बनेगा तो फिर वो क्षम्य नहीं होगा, है ना? तो ये बात इसलिए बार-बार मैं एनसीईआरटी पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर होगा, जहाँ से बैच की शुरुआत होती है, उसमें साक्षात्कार के आयाम सैद्धांतिक आयाम है। क्या? ये क्लास मैं इसलिए करा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि साक्षात्कार वास्तव में होता क्या है। थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ इंटरव्यू, ठीक? थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ इंटरव्यू। ये क्या है, इस पे अपन बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक हमने लिख रखा है, ये वाली पीडीएफ या प्रिंट आप लोग को दे दी जाएगी, थोड़ा-सा पीडीएफ ही दे देंगे आप लोग को। साक्षात्कार योजना एक चैप्टर होगा इस पे। ये बहुत साक्षात्कार के आयाम नाम का एक बड़ा टॉपिक है, ठीक? आइए, साक्षात्कार के आयाम नामक टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है, इस पे 10-12 क्लासेस हैं। उसमें से एक क्लास है साक्षात्कार योजना। क्या? साक्षात्कार योजना। ये आपको समझना सबसे पहले है। तो आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो साक्षात्कार प्लान होगा। हालाँकि इतना कुछ हमने आपको इस पे दिखा दिया गया तो सब समझ में आ जाएगा।
जिसका मतलब ये है कि सहायक प्राध्यापक के लिए इंटरव्यू क्यों, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, इंटरव्यू क्यों, इंटरव्यू की जरूरत क्यों है। इस जरूरत को आप लोग समझेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर रहेंगी। मैं यहाँ से आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ। क्लियर? ये मानना है आपको कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की है बहुत बेसिक बातें थी, वो एक भूमिका थी, वो एक अपन प्रीमाइस तैयार कर रहे थे। लेकिन अभी अपन जो बात कर रहे हैं तो उस प्रीमाइस पे हम लोग छोटे 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 जो है गुलदस्ते खिलाएंगे ऐसे। ठीक है, बात क्लियर? तो आपको पहले ये समझना है कि साक्षात्कार की जरूरत है क्यों, किस लिए जरूरत है, या आयोग क्यों प्लान किया है, क्यों इसकी संरचना बनाया है साक्षात्कार की, कि असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल होने वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाए। क्लियर? ये सोचने की जरूरत है, इससे आपको डिमांड क्लियर होगा। क्लियर? तो साक्षात्कार क्यों भाई, किस लिए, किस क्यों जरूरत होती है, किसी भी परीक्षा में, परीक्षा के पार्ट में एक पार्ट होता है आपका बौद्धिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण? इंटेलेक्चुअल, मतलब ये आपका इंटेलेक्चुअलिटी का टेस्टिंग किया जाता है। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। बौद्धिक परीक्षण में जनरली नॉलेज की टेस्टिंग की जाती है। किसकी? नॉलेज की। बौद्धिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण के दो टूल्स हैं। एक पेपर, लिखित एग्जाम होता है कि नहीं होता? जितनी भी परीक्षाएं देश में होती हैं तो उसमें से एक होता है रिटन एग्जाम। क्या? बौद्धिक परीक्षा। मतलब किसी भी टेस्ट का जो उद्देश्य होता है ना, परीक्षाओं के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से, वो किसका टेस्ट होता है? नॉलेज का। नॉलेज का टेस्ट होता है। और क्या होता है? नॉलेज ही तो होता है ना। क्या ये परीक्षा हाँ होती है, सेना की परीक्षा में भी शामिल है कि नहीं है? अब तो कर ही दिया गया, पहले शायद नहीं होती थी। पुलिस की परीक्षा में शामिल है भाई। क्या नहीं होती पुलिस वालों की परीक्षा? पेपर व्यापम कराता है, कराता तो है, होता है। लेकिन इनके साथ एक और परीक्षण जुड़ा होता है, शारीरिक परीक्षण। जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता? और इसमें क्या, इसको फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो एक तो बौद्धिक परीक्षण होता है, दूसरा शारीरिक परीक्षण होता है। बौद्धिक परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एक टूल्स, मतलब किसी की यदि बुद्धि का परीक्षा करना हो तो उसके लिए टूल्स क्या होगा? एक पाठ्यक्रम दे दिया जाए, एक सिलेबस दे दिया जाए, उस सिलेबस पर लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाए। सिलेबस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? हर परीक्षा का एक सिलेबस बनता है, कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस का मतलब ये कि वो सिलेबस जिसपे उस पद के लिए आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बराबर हो, ऐसा सिलेबस एक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पुलिस की भर्ती में आने वाले लोग या पीएससी की भर्ती में जाने वाले लोगों के लिए कॉमन सिलेबस तैयार किया जाता है। लेकिन आपका कॉमन नहीं है, एक पेपर के अलावा एक पेपर कॉमन है ना? दूसरा पेपर कॉमन नहीं है क्योंकि आप उस विषय के लिए आवेदन आपने किया है। जिस भी विषय पे आप पढ़ाने जाएंगे तो उसका कॉमन पेपर नहीं हो सकता, पर एक कॉमन पेपर है। वो कॉमन पेपर क्या है? मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन करेंट अफेयर्स, है ना? कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। कितने 37 विषयों में परीक्षाएं हुई, वो सबके लिए एक ही था। ठीक, तो लिखित परीक्षा के जरिए बौद्धिक परीक्षण किया जाता है, और शारीरिक परीक्षण के लिए दौड़ है, धूप है ना, शारीरिक नाप है, वो सब कराया जाता है। तो इंटरव्यू के परीक्षण के सॉरी आपकी परीक्षा में, सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में एक परीक्षा था, एक परीक्षा करनी थी, बुद्धि की परीक्षा करनी थी, नॉलेज का परीक्षण करना था। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, क्या? लिखित। लिखित से क्या क्या परीक्षित हो गया, क्या क्या टेस्ट हो गया और क्या क्या छूटा। दूसरा टूल्स क्या होगा? मौखिक। क्या हो गया ना? एक हो गया आपका लिखित, और दूसरा क्या होगा? इससे भी बुद्धि की परीक्षा ही हो रही है, लेकिन एक मात्र बुद्धि की परीक्षा नहीं होगी, इससे बाकी भी चीजें इससे निकल कर आएंगी। दूसरी परीक्षा होगी क्या? दूसरा टूल्स है मौखिक परीक्षण। ठीक है, तीसरा टूल्स है शारीरिक परीक्षण, जो उसमें है नहीं, मतलब बुद्धि की परीक्षा से बाहर है ये शारीरिक परीक्षण, है ना? तो इसको अपन छोड़ते हैं। एक और होता है सूझबूझ। क्या? बुद्धि की परीक्षा में एक होता है क्या? सूझबूझ का परीक्षण। एसएसबी में होता है ये, एसएसबी, सूझबूझ का परीक्षण। ठीक है, तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है वो सूझबूझ का परीक्षण भी कराता है। एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, उस इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, सिचुएशंस दी जाती हैं, और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो सूझबूझ का परीक्षण है, यहाँ आवश्यक नहीं है। यहाँ आवश्यक केवल दो चीजें थी, और वो दोनों चीजें आपके सामने रखी गई हैं।
एक आवश्यकता थी क्या कि आपकी लिखित परीक्षा हो, बुद्धि की परीक्षा हो, ज्ञान की परीक्षा हो, याददाश्त की परीक्षा हो, मेमोरी की परीक्षा हो, कि भाई आखिर यदि हमारी मेमोरी शून्य हो जाए क्लास पे जाने के बाद, तो किताब देख देख करके कब तक पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जाहिर भले ही बाद में आप किताब देख देख के ही पढ़ाएं, है ना, या ना पढ़ाएं, वो अलग बात है, ठीक है। जनरली नहीं पढ़ाते हैं, यही एक कॉमन ट्रेंड है, या पढ़ाते भी हैं तो किताब खोल के पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छी चीजें जो हैं रखी तो सिद्धांत में अच्छी चीजें जाएंगी, बाद में उसका भले ही जितना घटा घटा करके उसको बुरा बना दिया जाए, है ना, तो थ्योरी तो अच्छी बनाई जाएगी ना, पहले ही थ्योरी ही बनाते समय तो उसको बुरा नहीं कर दिया जाएगा। तो मौखिक परीक्षण के माध्यम से भी आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है। और मौखिक परीक्षण लिखित तो नहीं हो सकता, है ना, परीक्षा हाल में तो नहीं हो सकता, वहां जहां आपने पेपर दिया है वहां तो ये नहीं हो सकता था। तो अब बताइए आप, सहायक प्राध्यापक कोई बने या टीचर कोई बने और केवल लिखित परीक्षण के आधार पर उसको अपॉइंट कर लिया जाए, उसको पद दे दिया जाए, तो क्या ये उचित होगा? क्या ये उचित होगा? ये उचित नहीं होगा, है ना। हाँ, ले लीजिए बस। तो इंटरव्यू की आवश्यकता किस लिए पड़ी कि आप क्या क्लास में बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये भी आवश्यक है ना। अब ये अलग बात है कि 2017 में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, उन लोगों ने, है ना, लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। पर सिद्धांत तो यही कहता है। सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत ये कह रहा है कि जो भी टीचर बनने जाएं उनका एक बार मौखिक परीक्षण भी हो, है ना। अब ज्ञान का हो, बाकी भी चीजों का हो, पर एक बार मौखिक टेस्ट उनका होना चाहिए। मौखिक टेस्ट से ही समझ में आएगा, लिखित से तो बुद्धि समझ में आ गई, याददाश्त समझ में आ गई कि हाँ आप याद कर लेते हो, रट लेते हो, 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुन लेते हो, 3 खारिज कर लेते हो, ये सब आप कर लेते हो। लेकिन बाकी का कौशल क्या है? बाकी मतलब अभिव्यक्ति। क्या आप ज्ञान को मुख से, जो कि एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है ना, यही है ना। एक प्रोफेसर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि वो लिख के बता दे, तो नहीं, ये तो क्लर्क कर सकता है या कोई भी कर सकता है कि लिख के चीजें बता दे, रेफरेंस दे करके बता दे, है ना, कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोफेसर के लिए ज्यादा जरूरी है कि क्या वो अपने नॉलेज को छात्रों के सामने व्यक्त कर पाएगा या नहीं, क्या वो क्लास में, कक्षा में अपना नॉलेज एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं। वो नॉलेज अंदर तो ही नहीं रह जाएगा कि कहते कि नहीं यार पेट में तो है पर जुबान पे नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। तो क्या नॉलेज अभिव्यक्ति आपके पास है या नहीं? नॉलेज अभिव्यक्ति, इसीलिए हमने कहा था ना प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू की। तो ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन चेक करने का तरीका क्या हो सकता है? मौखिक परीक्षण। और मौखिक परीक्षण का ही टूल्स क्या है? इंटरव्यू। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ठीक। तो बुद्धि के परीक्षण में मौखिक परीक्षण इसलिए रखा गया है कि एक टीचर, टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले लोग क्या अपने ज्ञान को व्यक्त कर पाते हैं या नहीं। क्लियर? ये परीक्षा योजना है, मतलब इस बात को सोच करके इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या? बुद्धि परीक्षण हो गया, बुद्धि परीक्षण में मौखिक परीक्षण, ये इनसे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ सूझबूझ वाले प्रश्न तो इंटरव्यू में भी किए जाते हैं, है ना। परिकल्पनाएं दी जाएंगी, आपको सोचने के लिए कहा जाएगा, मान लीजिए कहा जाएगा, है ना, ऐसे प्रश्न तो आएंगे ना। जैसे एक प्रश्न मान लीजिए बनता है कि मान लीजिए आपके परिवार और आपके दायित्व पर दोनों पर बराबर जरूरत हो, तो आप अपने परिवार की जरूरत पूरा करोगे, अपने ड्यूटी की जरूरत पूरा करोगे, तो ड्यूटी एंड फैमिली में किसे चुनोगे? ये सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये सूझबूझ का मामला होगा, है ना। तो एक तो मौखिक परीक्षण के माध्यम से आपकी अभिव्यक्ति टेस्ट की जाएगी, मतलब इस पूरे इंटरव्यू का प्राण है अभिव्यक्ति। क्या इसको समझते हैं आप लोग? पूरे इंटरव्यू का, पूरे इंटरव्यू का ये मूल तत्व है अभिव्यक्ति। और यदि ये कमजोर हो गई किसी की, इसी को अपन प्रेजेंटेशन कह ले रहे हैं, क्या ये किसी की कमजोर हो गई, तो इसका मतलब उसका ज्ञान कितना भी ज्यादा होगा, सब्जेक्ट का वो कितना भी बड़ा विशेषज्ञ होगा, है ना। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ की कोचिंग कराते हों, हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं होंगे। हो सकता है कि वो लोग खुद प्रोफेसर हैं, खुद विद्वान हैं, पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। हैं कई लोग ऐसे हैं मेरे संपर्क में जो गुजरात की यूनिवर्सिटी में रेगुलर प्रोफेसर हैं, राजस्थान के, एमपी के हैं, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में रेगुलर प्रोफेसर है, लेकिन वो एमपी आना चाहते हैं, तो उन्होंने भी परीक्षा दे रखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यूपी एमपी के हैं लेकिन यूपी में प्रोफेसर है, वो चाहते हैं कि इसी परीक्षा के माध्यम से अपने राज्य में आ जाए, तो वो लोग तो पहले से प्रोफेसर हैं, तो उनके पास
चेक करने के लिए क्या है, वो पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते वो अलग मैटर है, हम लोग थ्योरी की बात करेंगे अपन, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन का टेस्ट कैसे किया जा सकता है, बाय इंटरव्यू। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस इंटरव्यू का प्राण प्रेजेंटेशन अर्थात अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति चेक करने के लिए ही क्या परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा दूसरा इससे क्या हो सकता है, अभिव्यक्ति तो ठीक है, अभिव्यक्ति के माध्यम से आपके विचार जाने जा सकते हैं कि नहीं जाने जा सकते, ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या मतलब आपके थॉट को समझने का सबसे शानदार तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन, है ना। आप जो व्यक्त कर रहे हो वो वही है जो आपका विचार है। और तीसरी इंटरव्यू से चीजें क्या, आपका ड्रेसिंग लुकअप, है ना, आप वास्तव में कार्यक्षम हो या नहीं, उस पद के योग्य हो या नहीं, ये भी तो केवल इंटरव्यू से जाना जा सकता है ना। क्लियर। तो आप अच्छा बोलते हो कि नहीं, अच्छे से व्यक्त कर पाते हो कि नहीं, अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेशन में शारीरिक प्रेजेंटेशन भी शामिल हो जाता है, हालांकि प्रेजेंट कर पाते हो या नहीं, आप उस पद के कार्य योग्य हो या नहीं, इन सब का परीक्षण का टूल से ही हो सकता था, वो हो सकता था इंटरव्यू। ये पेपर से नहीं कराया जा सकता। कराया जा सकता है क्या, मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि चलो 100 नंबर का एक बार फिर से पेपर इंटरव्यू का आयोजित कराते हैं, तो क्या मतलब होगा उसका, बहुत ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी के क्वेश्चन डाल देंगे उसमें, बहुत ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू वाली ये प्रश्न डाल देंगे, है ना, कि एक इंटरव्यू जाते समय दाढ़ी क्लीन होनी चाहिए, है ना, ऐसे करके डाल देंगे मान लीजिए। तो इससे क्या, ये तो आप वही लगा के आएंगे जो होना चाहिए, साइकोलॉजी वाले प्रश्नों पे हम लोग वही लगा के आएंगे जो वास्तव में होना चाहिए। मान लीजिए लिखा है कि क्या हमें चोरी करनी चाहिए, हाँ नहीं, तो क्या लिख के आएंगे आप लोग, नहीं लिख के आएंगे, है ना। क्या हमें रिश्वत लेनी चाहिए, हाँ या नहीं, तो क्या लिख के आएंगे आप लोग, नहीं। तो ऐसा यदि इंटरव्यू हो जाए, है ना, और उधर आप नहीं नहीं लिख के चले आए, तो उसका परीक्षण नहीं हो पाएगा। सब लोग नहीं लिख के आएंगे, कोचिंग करें 1 महीने में सब बता देंगे कोचिंग वाले की क्या लगाना है, बता देंगे। 15 दिन में पूरी तैयारी करा देंगे ऑब्जेक्टिव की, हाँ नहीं लगाना है यहाँ पे हाँ लगाना है ना। हमें कक्षा में बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, हाँ या नहीं, हाँ हमेशा, भले ही ना समझे, पर ये तो ऐसे है ना, हाँ लगा के आ जाएंगे, नहीं लगा के आ जाएंगे। तो ऐसा यदि इंटरव्यू यदि आयोजित करा दिया जाए तो उस इंटरव्यू का कोई मतलब, तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन से सब कुछ समझ में आ जाता है। जहां आपको नहीं बोलना होगा ना, वहां आप नहीं ही बोल पाओगे, वहां हाँ नहीं बोल के आ जाओगे, और ये हाँ बोलोगे ना तो बैठे लोग पकड़ लेंगे कि वास्तव में आपके अंदर नहीं है और बोल हाँ रहे हो। तो आमने सामने एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो एक डिबेट तो ये भी था कि भाई 2022 वालों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है, जब 2017 वालों को ऐसे ही रख लिया गया तो 2022 वालों को भी ऐसा रख लिया जाए। तो उनको लगा होगा, है ना, कि उस समय गलती हो गई थी, लेकिन ये गलती अब नहीं करेंगे, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा आप लोग एमपी पढ़ लीजिए, 15-20 मिनट, एक आधे घंटे के आसपास, है ना। कल कर लेंगे, नहीं तो फिर वो वाली क्लास डिस्टर्ब होगी आप लोग की। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपका इंट्रो एमपी से भी होता रहे, आसपास की चीजें पढ़ते रहें। एमपी के इंट्रो के बाद अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो अभी चल रहा है। करंट अफेयर्स अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो वो आपका दोनों बैच के लिए काम आएगा, आपके लिए भी काम आएगा, फेज 2 वालों के लिए काम आएगा। रही बात जिला, आपका जिला, वो फेज फर्स्ट वालों के लिए अभी करा दिया जाएगा, फेज सेकंड वाले अपना बाद में करते रहेंगे, ठीक है ना। उसका एक तरीका है, पहले अपन अभी करंट करेंगे, तब तक अभी आप एमपी का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। एक तरीके से आप लोग समझिए कि मध्य प्रदेश वास्तव में किस स्थिति पर है ना। तो वो सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसको देखिए उसमें, ठीक है। अपन यहीं पे रुकते हैं, कल थोड़ा सा इसके आगे, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ये ये समझिए कि बारीक से बारीक चीजों से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। 100 अंक जो आपका इकट्ठा होना है ना, वो बहुत छोटी छोटी चीजों से इकट्ठा होगा, है ना। जैसे उधर 600 अंक थोड़ा एक ही विषय से मिल गए आपको, 600 में आप 400 गेन कर लिए, 500 गेन कर लिए, 500 तो ना आया होगा किसी का, आया क्या 600 में 500 किसी का, यहाँ पे बैठे लोगों में से नहीं आया होगा, बड़ा मुश्किल काम है। आपका आया है, नहीं आया है ना, किसी का नहीं आया है। हमें कोई नहीं मिला जो कहे कि 600 में हमारे 500 आ गए हों, है ना। तो 600 में 500 तो नहीं आए, पर 400 450 तो आए होंगे, इतना तो आया ही होगा किसी, है ना। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये 100 अंक जो इकट्ठा होंगे ना, वो अपने पर काम करने से होंगे। और आप छोटी छोटी कमियों से घिरे पड़े हुए हो, छोटी छोटी कमियां आपके अंदर हैं, और उनको धीरे धीरे हम लोग उसको समझेंगे। पहले तो समझ में आए ना कि कमी क्या होती है, और वो तब समझ में आएगी जब हम लोग जरूरत समझेंगे कि जरूरत ये है और ये हमारे में नहीं है। तो एक स्टेप होगा कि हम लोग समझें कि आयोग को क्या चाहिए, एक एपी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, कल अपन इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा कि वो हमारे अंदर है या नहीं है, उसका मूल्यांकन करें।
और तीसरा यदि नहीं है तो उसको कैसे ले आया जाए। बस इतना कर लेंगे तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। सर, उनका सर का वो ना हाँ माइक, हाँ माइक ले लो। चलो ना।